हाय, हाउ आर यू ऑल? तो आज अपन जो सेक्शन ले रहे हैं वो थर्मल का सेक्शन ले रहे हैं। उस थर्मल के सेक्शन में ये एक सवाल से ही हम सारी बातें जान लेंगे। तो ये सवाल क्या है कि ये एक आइडियल गैस है। एक आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, और वो ये 3 पाथ फॉलो करती है। ये 3 पाथ मैंने इस डायग्राम में यहाँ बनाए हुए हैं, आपको दिख रहा हो तो। अब है क्या बच्चे, ध्यान से सुनते रहना, मज़ा आएगा तुम्हें। और इससे हम ये सारी बातें जानेंगे, वर्क, डेल्टा यू कितना चेंज हो रहा है, कौन से प्रोसेस में यू ए यू बी यू सी कौन ज़्यादा कौन कम, और इसी पे सवाल आते हैं। या तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आप सारी, मतलब ये इसके अंदर ही मैं आपको सारी थर्मोडायनेमिक्स समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी प्रोसेस वगैरह होंगे। तो बस ये 10-12 मिनट में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो है क्या, इसमें बच्चे फंसते भी बहुत हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले प्रोसेस पहचानो। भाई आइसोबारिक जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है? प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ लिख दो ये आइसोबारिक प्रोसेस, पता चल गया। चलो जी। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में बच्चा कंफ्यूज रहता है। कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक वो गामा टाइम्स होता है जी। स्लोप किसके? आइसोथर्मल। और नेगेटिव में होते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब स्लोप तो लेना आता ही है, या इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। मैं बना के भी दिखा देता हूँ। मान लो एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कर लिया जी। फिर एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लिया। आपको दिख रहा है? नेगेटिव में भी तो चेक कर सकता हूँ मैं, जब नेगेटिव है तो। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लो। ये एंगल और ये एंगल कौन सा ज़्यादा है? आप कहोगे कि सर थीटा 2 वाला ज़्यादा है और ये थीटा 1 कम है। यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा वो कौन सा? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। क्लियर है? तो पता चल गया आपको कि ये आ गया आपका एडियाबैटिक, ये आ गया आपका आईटी, आइसोथर्मल। तो पहला पहचानने आ गई। ठीक है, चलो जी। अब यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं यहीं बताता चलता हूँ। मान लो अगर मोनो एटॉमिक, अगर एडियाबैटिक ही हो, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, या फिर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो आप जब देखते हो तो आपका गामा यहाँ क्या होता है? ऐसे डिक्रीज होता है। ऐसे क्या होता है? गामा डिक्रीज। तो अगर आपको 3 एडियाबैटिक कर्व ही आ जाएं तो आप कैसे बनाओगे? पीवी। गामा सबसे ज़्यादा किसका है? मोनो का। तो गामा सबसे ज़्यादा, तो उसका स्लोप भी ज़्यादा बना, और ऐसे बना दो। बन गया आपके, ये मोनो, ये डाई हो गया, ये ट्राई हो गया, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर। तो इस तरीके से ये ग्राफ बताए जाते हैं। तो पहला सेक्शन हो गया, पहचानने वाली बात आ गई। चलो इसको ख़त्म करो अब बात को। चलो जी, अब अगली बात पे आ जाते हैं। अगली बात पे क्या है? इसको भी थोड़ा अपन गायब कर देते हैं, फिर से बना लेंगे अपन ये। अरे भाई, ठीक है जी, ये हो गया अपना। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं वर्क की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पहली बात करता हूँ मैं वर्क की। अगर मैं बच्चे वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है? अगर मैं ग्राफ से वर्क निकालना हो मुझे, तो पीवी अगर है तो वर्क डन क्या होता है तुम्हारा? पीडीवी। ऐसे ही तो होता है जो आप वर्क निकालते हो, पीडीवी। और यहाँ क्या है आपका? पी है। ये ग्राफ किसके बीच में है? पी और वी के बीच में। तो आपने ये जो पीडीवी है, आप ऐसे ही तो करोगे ना इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने सीखा हुआ है, एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको याद हो तो बेसिक मैथमेटिक्स में वाई डी एक्स, अगर वाई ये ऐसे था ना, ये वाई और एक्स के बीच में, तो वाई डी एक्स यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि जिसकी लिमिट होती थी x1 से x2, x1 से x2। तो वाई डी एक्स अगर ये आपको निकालना है, तो यानी कि ये जो है, ये जो वाई की इक्वेशन आएगी, ये एरिया अंडर द कर्व आप निकाल लेते थे। वो सेम हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो आई होप आपके ये बात समझ में आई होगी। इसको भी चलो गायब कर दो। तो मोटी मोटी बात आ गई, अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व देखना है। एरिया अंडर द कर्व किसका ज़्यादा है? ये देखो, सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है आइसोबारिक का, फिर आपको आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। तो ये तो बहुत आसान हो गया। एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन, आइसोबारिक, वर्क डन, आइसोथर्मल, वर्क डन, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का सबसे कम होगा। क्यों होगा? उसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया। एरिया अंडर द कर्व देखना है सीधा। तो वर्क का तो काम हो गया ख़त्म, साइड में लिख दो। सेकंड चीज़, डेल्टा यू के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आइसोबारिक के बारे में बात करते हैं, एक एक को पकड़ते हैं। आइसोबारिक क्या है?
प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है? आप कहोगे हाँ सर। फिर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? म्यू आर टी। म्यू बोले तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी कि बच्चे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आया? टी के। मानते हो आप मेरी बात? एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अपन के दिमाग में आया कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम कहाँ से कहाँ गया है? वी नोट से टू वी नोट। तो टेम्परेचर भी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यानी कि जब आप इधर की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है तुम्हारा? इंक्रीज। कितना हो रहा है वो नहीं है, वो भी हम निकाल सकते हैं प्रॉपर, अगर हमें ये पता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो, अगर अगर अब आप ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा यहाँ ये प्रेशर लिख लो, यहाँ पे पी नॉट, ऐसे ये गिवन है, इतना गिवन है, ठीक है जी। चलो इतना समझ में आता है। अब कैसे करें जी? अब क्या इससे क्या पता चला? देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डी यू क्या होता है? म्यू सी वी डी टी होता है, नहीं होता है? म्यू सी वी डी टी भाई, डी यू तो म्यू सी वी डी टी होता है ना, प्रोसेस के इंडिपेंडेंट। ये तो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। किसकी? गैस की इंटरनल एनर्जी है जो कि म्यू सी वी डी टी ही होती है। तो सी वी ए तो तुम्हारा फिक्स हो गया, म्यू नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं, सेम गैस है, तीनों प्रोसेस में सेम ही गैस यूज़ हो रही है, ठीक है। एक ही गैस है, तीन प्रोसेस फॉलो कर रही है, तो उन तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो डी टी क्या हो गया तुम्हारा? तुम्हारा टी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो डी टी क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो, डी यू के बारे में। अब डेल्टा यू, ये तो किसके लिए? फॉर किसके लिए जी? आइसोबारिक के लिए पता चला। फॉर किसके लिए जी? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक ले लो। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू क्या होता है? ज़ीरो। यानी कि तुम्हारा डी यू विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्लू। अब डेल्टा डब्लू क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। देख रहे हो ना? अब वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, पीवी डायग्राम है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। फाइनल वॉल्यूम देखो क्या है? टू वी नोट। तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, तो बस पॉजिटिव। अगर ये ऐसे लग रहा होता, कुछ नहीं देखना, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल क्या है? वी नोट, इनिशियल टू वी नोट, तो वी नोट माइनस टू वी नोट यानी कि नेगेटिव साइन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। क्लियर है? अब वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा? मेरे को पता चला कि वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो तुम्हारा डी यू क्या आ गया? नेगेटिव। एक बात ये पता चली, यानी कि अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक में क्या हुआ है? इंटरनल एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अब आप ध्यान से सोचो, अगर आपको याद हो तो, अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करता था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब कार टायर का फटना। अगर कार टायर फटेगा तो एयर बाहर निकलेगी, एक्सपेंशन हुआ ना। एक्सपेंशन का तो यही पढ़ते हो ना आप। जो पाइप होता है, जिससे आप, जो बैरल पाइप होता है आपने देखा है, या साइकिल पंप वाला देखा है आपने ना, हवा भरते हैं, तो वहाँ क्या कंप्रेशन होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला वो लॉजिक आता है उधर, ठीक है। लेकिन टायर का फटना, तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। यानी कि जो हवा जो फटा वो बाहर निकली, बाहर निकली तो इसका मतलब उसने वर्क किया। वर्क कहाँ से, कहाँ से लाएगी वो वर्क? वर्क तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी तो कन्वर्ट करेगी, तो वो एक्सपेंशन है। तो वो कौन सा इफेक्ट आप पढ़ते हो? कूलिंग का। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, ये एडियाबैटिक क्या हो रहा है? ये एक्सपेंशन ही तो है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो आपको खुद ही ये बात, आप एडियाबैटिक, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है हवा का फटना, सॉरी बर्स्ट मतलब टायर का फटना, हवा का बाहर निकलना। हवा बाहर निकलेगी तो बाहर जो एयर है उसको क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। भाई बाहर जो अंदर वाली एयर है, जब वो फट के बाहर निकलेगी तो एटमॉस्फेयर में जो है वो अपनी जगह तो बनाएगी ना। तो बाहर वाली एयर को धक्का वक्का मारेगी, बाहर अपनी जगह बनाएगी, अपनी जगह बनाएगी तो उसे वर्क करना पड़ेगा एक्सपेंशन के लिए। वर्क कहाँ से आएगा? इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगी, और इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पढ़ते हैं। तो अगर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब मैं कूलिंग वाला, इसका मतलब एक्सपेंशन मतलब कूलिंग, कंप्रेशन मतलब हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट। ये कौन सा है? कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट में क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज ही तो होता है। तो ये इतना सोचने की, करने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है अपन ऐसे सोच सकते हैं, कर सकते हैं। ये नॉर्मल फ्लोट से भी अपन निकाल सकते हैं।
आई टी, यहाँ तो तुम्हारा डी यू क्या है, ज़ीरो, तो यही लिख देते हैं। तो डी यू के बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्या क्या पता चला इस वाले प्रोसेस में, डी यू क्या हुआ तुम्हारा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ऐसे आपने सारी बात बता दी। अब आ जाते हैं हम इस मेन बात पे, हर एक पॉइंट पे, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इसीलिए जब भी आप देखते हो, जैसे मैं कभी भी आप लॉ लिखा देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समझ रहे हैं, यहाँ डेल्टा क्यों लगाया गया है, यहाँ डी क्यों लगाया गया है, यहाँ डेल्टा, ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन है कि डेल्टा डेल्टा मतलब ये दोनों पाथ फंक्शन है। डेल्टा साइन लगाया है, डी क्यों, स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन अलग दी है। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इज अ पाथ फंक्शन। आपने पढ़ा ही होगा, उसका ये लॉजिक है लिखने के पीछे। खैर ये सब बातें अपन ये बस हल्का हल्का मैं रिकॉल करा रहा हूँ, आपने सबने क्लासों में ये सारी बातें पढ़ी होंगी, सब टीचर पढ़ाते हैं, आपको सब ध्यान होगा, बस वो चीज़ें किस ऑर्डर में हमें ध्यान होनी चाहिए, बस मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर अब अगर हम आगे बात देखें, यू ए, यू बी, यू सी, अब इसके बारे में मुझे कमेंट करना है। तो अगर मुझे कमेंट करना है इसके बारे में, तो क्या है, कैसे सीन बनाऊं इसका यार, दिमाग में नहीं आ रहा यार, कैसे बनाऊं। तो अब बच्चे के दिमाग में आता है, ए को पकड़ते हैं, चलो पहले ए से बी चलते हैं, ए से बी चलते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ यू ए लिख लूं, तो सर यहाँ तो चेंज हो ही नहीं रही आइसोथर्मल में, तो यहाँ भी यू ए ही होगी। तो सर यू ए और यू सी तो बराबर हो गया, एक बात तो पता चल गई। चलो अब सर यहाँ आप कह रहे थे कि इंक्रीज होगा, और यहाँ आप कह रहे थे तो कूलिंग इफेक्ट यहाँ डिक्रीज होगा। तो सर इसको कुछ ऐसा ना लिख दिया जाए, तो सर यू बी तो सबसे ज़्यादा होगा और यू ए यू सी बराबर होगा, और सबसे कम तो सर यू डी आएगा। बच्चा कह रहा है हाँ सर, ये सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपन, भाई ये सर यू ए से बड़ा हुआ इंक्रीज। अब बच्चा कह रहा है सर मज़ा नहीं आया, नहीं सर ऐसे तो मैं सर पेपर में तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, कोई ऐसा तरीका बताओ सर जो मज़ा आ जाए। चलो कोई बात नहीं, अगर u को देखो आप f/2 pv लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं हम, आप कहोगे हाँ सर। आप यहाँ पे आ जाओ, सबके लिए एंड पॉइंट पे, ये जो बी सी डी के लिए क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ। क्या f कांस्टेंट है, हाँ। क्या 2 कांस्टेंट है, हाँ। u किसके प्रोपोर्शनल आ गया तुम्हारा, p के, आया नहीं आया। p किसका कम, p सबसे कम है d का। फिर तो आप पहले ऊपर वाला लिख लो, यानी कि यू डी इज लेस देन यू सी इज लेस देन यू बी, ये तो लिख सकते हो ना इतना। तो अब तो आसान हो गया ना, प्रेशर सबसे ज़्यादा इसका, तो ये सीधा लिख लिया आपने। और ये आपको पता है यू सी यू ए के बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू डी यू सी यू ए यू बी। सेम ही तो बात आ गई, देखो कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, सोचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब सबसे आखिरी बात, अब ये आ गया तो डेल्टा क्यू तो आ ही जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है, ज़ीरो। तो एडियाबैटिक के लिए तो ज़ीरो से सबसे कम तो वही हो गया। अब खैर दूसरी बात पे आ जाते हैं, कम है या ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ वर्क क्या है, इसके लिए वर्क सबसे ज़्यादा, ठीक है, और आइसोथर्मल के लिए वर्क उससे कम। और डेल्टा क्यू क्या होता है, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू आइसोथर्मल के लिए ज़ीरो है, क्योंकि अब ये तो पिक्चर में से गया, इसका तो ज़ीरो होता है। इन दोनों का कंपेयर कर लो, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव है। आइसोबारिक में तो डी यू भी आएगा और डेल्टा डब्ल्यू भी आएगा, और डेल्टा डब्ल्यू तो दोनों में पॉजिटिव है, और यहाँ तो डी यू और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी सबसे ज़्यादा, यानी कि मैं कह सकता हूँ डेल्टा क्यू आई भी बच्चे सबसे ज़्यादा, उससे कम डेल्टा क्यू तुम्हारी आइसोथर्मल, और सबसे कम डेल्टा क्यू एडियाबैटिक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता दूं, फ्री एक्सपेंशन, इस पे भी कई बार सवाल आ जाता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है वैक्यूम में एक्सपेंड करना। तो जब आप वैक्यूम में एक्सपेंड करते हो ऐसे, तो ये आप मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो ये एडियाबैटिक, पहले आपने वॉल्स बनाई, यहाँ आपकी आइडियल गैस भरी हुई है, फिर आपने इसको ओपन कर दिया तो गैस ऐसे फैलना शुरू करेगी,
तो गैस किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है? किसी के अगेंस्ट नहीं। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया? ज़ीरो। डेल्टा क्यू क्या है? कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, डेल्टा क्यू ज़ीरो। तो अगर मैं बात करूँ डी यू, क्या आ जाएगा? ज़ीरो। डी यू ज़ीरो का मतलब होता है टेम्परेचर का कांस्टेंट होना। यानी कि फ्री एक्सपेंशन में दो प्रोसेस होते हैं। कौन सा? आइसोथर्मल प्लस एडियाबैटिक। ठीक है जी। अब अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट वी नॉट टी नॉट है, ये गैस बाहर निकल रही है और ये पूरा चैम्बर, ये पहले वी नोट था तो ये वी नोट इधर है, पूरा चैम्बर में चली गई। तो फाइनल प्रेशर अगर बताना हो तो इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर पी वी यानी कि पी नॉट वी नॉट शुड बी इक्वल्स टू पी नॉट इंटू टू वी नॉट, सॉरी पी फाइनल। सो वी नोट से वी नोट गया, यानी कि पी फाइनल विल बी इक्वल्स टू पी नॉट बाई टू। आंसर। तो कई बार आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि फ्री एक्सपेंशन में कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है इसमें कि 1 कैल इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तुम्हारी आइस के लिए 80 और एल तुम्हारा थर्मल में वो कितना होता है 540। ये किसके लिए होती है तुम्हारा? जब वेपर बनता है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन, स्टेट कन्वर्जन, तो वहाँ सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उन सवाल को देख लेना। ठीक है। तो ये सवाल कुछ कुछ जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मेंस तो हो चुका है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं हैं, और ये मैंने पूरा आपको समझाया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और दूसरा आप बना के देख सकते हैं। अब इसको आप उल्टा कर लो, वापस से आप खुद लिख के देख लो कुछ चीज़ें, जैसे कि ये पी हो गया बच्चे, ये वी हो गया। तो आप अब इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। पहले तो मैं एक्सपेंशन कर रहा था, अब आप क्या कर लो? कंप्रेशन कर लो। कंप्रेशन यानी कि वही टू वी नोट से वी नोट। ठीक है जी। अब टू वी नोट से वी नोट, तो इसका तो स्लोप ज़्यादा, तो ये तो एडियाबैटिक हो जाएगा, ये आइसोथर्मल हो जाएगा, और ये तुम्हारा आइसो बारिक हो जाएगा। और ये ए बी सी डी, ये कमेंट करके आप देख सकते हो। तो आई होप कि आप एंजॉय करो, और जो इसका आंसर निकाल ले वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, तो मैं वहाँ पे आपका आंसर चेक कर लूँगा। मिलते हैं जी कल की वीडियो में।